हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सुश्रुत संहिता के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको बता देते हैं। ठीक है, तो दूसरे अध्याय का नाम है शिशोपनयनियम अध्यायम व्याख्यास्यामः। ठीक है, शिशोपनयनियम अध्यायम, इसमें क्या बताया गया है कि स्टूडेंट्स जब आयुर्वेद का अध्ययन करने के लिए किसी किसी संस्था में जाते हैं तो उसको जो इनिशिएशन सेरेमनी बोलते हैं, जब बच्चा अभी जो शिशुपनयन संस्कार होता है ना, जब नए नए स्टूडेंट्स जाते हैं किसी, जैसे आप भी कॉलेज में गए थे तो शिशुपनयन संस्कार हुआ था वैसे, तो उसके आधार पे इसका नाम है। ठीक है, हम इसको देखेंगे। जो शिशुपनयनियम है इसका जो है तो इसको आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय में बताया है। ठीक है, और अष्टांग संग्रह में सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय में, यानी आचार्य सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह में सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय में इसका वर्णन है। और अगर हम वही चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता में विमान स्थान के 8वें अध्याय में इसको बताया गया है। ठीक है, इसका अभिप्राय है कि शिष्य का गुरु के पास आयुर्वेद अध्ययन के लिए जाने का जिसमें वर्णन हो वह शिशोपनयनीय नामक अध्याय है। ठीक है, यानी जिसमें जो है तो शिष्य जो है तो गुरु के पास में आयुर्वेद का अध्ययन करने के लिए जाता है। ठीक है, उपनयन संस्कार भी इसको बोला जाता है। शिष्य गुण संपत्ति, क्वालिटी ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स। अब मेडिकल स्टूडेंट्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है देखते हैं श्लोक में ऊपर की लाइन में। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नामन्य अन्यतमम। तो जो है तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को जो है तो आचार्य सुश्रुत ने आयुर्वेद का अध्ययन करने के योग्य बताया है। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने जो है तो शूद्र को भी बताया है, लेकिन चरक ने तो सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को बताया है। ठीक है, इसमें बताई गई है कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ब्राह्मण होना चाहिए, क्षत्रिय, वैश्य होना चाहिए, किसी एक जाति में से, इनमें से किसी एक जाति का होना चाहिए। ठीक है, यंग एज का होना चाहिए, शील होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लिया अपन ने, गोला लगा लिए। उसके बाद में शुचि होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में विनय, आचार, शक्ति, बल, मेधा, धृति, स्मृति, मति और प्रतिपत्ति आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। ठीक है, अब जो भी छात्र है तो जो आयुर्वेद का अध्ययन करना चाह रहा है, ठीक है, तो अब ये क्या है, क्योंकि ये शल्य प्रदान ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। ठीक है, तो इसमें क्या है, सर्जरी बताया गया है, तो ऐसे लोग जो सर्जरी करें तो वो कैसे होना चाहिए, तो इसमें बताएगा जीवा, ओष्ठ, दंत, अग्र पतले होने चाहिए। ठीक है, उसका मुख मुख, आँखें और सीधी नासिका होना चाहिए, यानी उसको किसी प्रकार का उसमें फॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको क्या करना है, सर्जरी करना चाहिए, उसको सर्जरी करना है आगे। उसका प्रसन्न चेत होना चाहिए। ठीक है, मधुर वाणी और चेष्टाएँ होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, और बाकी ये सब चीज़ें हैं, तो आप उसको पढ़ लेना आराम से। उसके बाद में आयुर्वेद दीक्षा विधि, तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें स्थंडली का जो है तो प्रमाण बताया गया, कहता है चतुर्हस्त है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है इसमें। अब ये क्या है, आयुर्वेद दीक्षा विधि, आप इसको आराम से हिंदी को पढ़ लेना इसमें। ठीक है, आयुर्वेद अध्ययन के अधिकारी कौन कौन है। ठीक है, ब्राह्मण 3 वर्णों यानी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। ठीक है, शूद्र काटा हुआ है। क्षत्रिय 2 वर्णों, क्षत्रिय और वैश्य केवल वैश्य का इनिशिएशन संस्कार यानी उपनयन संस्कार कर सकता है। यानी देखो, जो टीचर है वो अगर ब्राह्मण जाति से ताल्लुक़ रखता है तो क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनका उपनयन संस्कार करेगा। अगर क्षत्रिय जाति वाला जो है तो टीचर है या शिक्षक है, तो वो जो विद्यार्थी आएंगे, क्षत्रिय और वैश्य जाति के जो विद्यार्थी रहेंगे उनका उपनयन संस्कार कौन करेगा, क्षत्रिय वाला। और जो वैश्य जाति वाले रहेंगे तो उनको उपनयन संस्कार भी सिर्फ वैश्य ही करेगा। ठीक है, कुछ आचार्यों की सम्मति है कि यदि शूद्र कुल संपन्न और गुण संपन्न हो तो उसे उपनयन संस्कार तथा मंत्र भाग के बिना आयुर्वेद का अध्यापन कराया जा सकता है। यानी जो छात्र आया है वो अब ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है, अगर वो शूद्र है तो अगर शूद्र है और आयुर्वेद का अध्ययन करना चाहता है और कुल संपन्न है, गुण संपन्न है, मतलब उसके अंदर क्वालिटीज़ है, स्किल्स है, तो उसका उपनयन संस्कार नहीं होगा और मंत्र भाग भी उसको नहीं कराया जाएगा, और पर इसके अलावा उसको फिर आयुर्वेद का अध्ययन कराया जा सकता है। ठीक है,
अब शिष्य के उपदेश, एथिक्स फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स के एथिक्स क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, अहंकार, ईर्ष्या, पारुष, पैशून्य, अनरत, आलस्य और आयशस, इनका परित्याग करें। यानी ये सब क्वालिटीज़ जो है तो मेडिकल स्टूडेंट्स में नहीं होनी चाहिए, जो कि आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर ऐसे हम स्टूडेंट्स ढूंढेंगे जिनको हम पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेंगे कि जिनमें क्रोध ना हो, लोभ ना हो, अहंकार ना हो, तो ये तो आज के दौर में बहुत मुश्किल काम है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो है मेडिकल स्टूडेंट्स का, देखो, एक कषाय वास्सा, रेडिश ब्राउन कलर का उनका ड्रेस होना चाहिए, ड्रेसिंग बताया गया है, ठीक है। अपना ड्रेस कोड होता है ना कॉलेज का, उस प्रकार से। उसके बाद में क्या था, देखो इधर ऊपर अपन ने लिख रखा है विद्या अध्ययन के अधिकारी, ठीक है। चरक ने सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को बताया है, शूद्र को चरक ने नहीं बताया है, ठीक है। और जबकि आचार्य सुश्रुत जो हैं तो इन्होंने शूद्र को बताया, और आचार्य काश्यप ने भी शूद्र को आयुर्वेद का अध्ययन करने का अधिकार दिया है, ठीक है। देखो, शिष्यों के वस्त्र कैसे होने चाहिए, कषाय वर्ण के, और वर्णित के वस्त्र कैसे होने चाहिए, श्वेत वर्ण के। वर्णित मतलब पेशेंट के वस्त्र कैसे होना चाहिए, श्वेत वर्ण के होना चाहिए। उसके बाद में शिष्य का रोगियों के प्रति व्यवहार। अब आप जो है तो स्टूडेंट हैं, लेकिन आप ओपीडी वगैरह में, आईपीडी वगैरह में जाते हैं, तो पेशेंट्स के प्रति आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो छ आत्म बांधवाना मेव, ठीक है, स्व भेषजे, जो द्विज है, गुरु है, दरिद्र है, मित्र है, परवर्जित है, ठीक है, यानी तपस्वी जन है, उपनत है, तत्पुरुष है, अनाथ और अभ्युपगत है, ठीक है। तो इनकी जो है तो चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, बांधवों के समान करना चाहिए, ठीक है। अपने मित्रों के समान इनकी चिकित्सा करना चाहिए। और इसके अलावा बताया है व्याध शाकुनिक पतित पाप कारिणाम चा ना प्रति कर्तव्यम, यानी जो पाप कर्म करने वाले हो, पतित हो, शाकुन हो, व्याध हो, ठीक है, इनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उक्त नियमों का पालन करने से, इन नियमों का पालन करने से क्या होगा, मित्र यशो धर्म कामांश प्राप्तन होती, यानी विद्या प्रकाश में आती है, और मित्र यश, धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, ठीक है। उसके बाद में अध्ययन काल एवं स्थान, यानी अध्ययन काल कौन सा होना चाहिए, और जहाँ हम अध्ययन करते हैं उसका स्थान कैसा होना चाहिए, तो देख लेते हैं हम इसको। इसमें जो है तो श्लोक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हिंदी देख लेते हैं, ठीक है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, ठीक है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में जो है तो अध्ययन करना चाहिए। चतुर्दशी और अमावस्या शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में करना चाहिए। चतुर्दशी और पूर्णिमा प्रातः और साय के संधिकाल, सॉरी, इसमें बताया गया है कि इनमें अध्ययन नहीं करना चाहिए ना, यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में नहीं करना चाहिए, चतुर्दशी और अमावस्या शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में नहीं करना चाहिए, चतुर्दशी और पूर्णिमा में नहीं करना चाहिए, प्रातः और साय के संधिकाल यानी मॉर्निंग डाउन एंड इवनिंग ट्विलाइट इसमें नहीं करना चाहिए, अकाल विद्युत, ठीक है, अनसीजनल लाइटिंग में नहीं करना चाहिए, अकाल मेघ गर्जना यानी थंडरिंग हो रही है, बिजली चमक रही है, उसमें नहीं करना चाहिए, सौराष्ट्र और स्वभूति के विपदग्रस्त होने पर अध्ययन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार शमशान में, यान, मार्ग, वधस्थल यानी जो स्लॉटर हाउस होता है, और युद्ध के दौरान, महोत्सव काल, ठीक है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो होते हैं उसमें, और औत्पातिक दर्शन, नेचुरल क्लाइमेटीज जहाँ पे होती है उनमें, और अपवित्र अवस्था में, तथा उन दिनों जब ब्राह्मण जन्य अनध्याय रखते हैं अध्ययन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये बताया गया इसमें कि ये इन स्थान पर, इन कंडीशंस में हमको अध्ययन यानी स्टडी नहीं करना चाहिए। तो वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था, फिर भी जितनी चीज़ें थी हमने देख ली। अब अगले चैप्टर में, अगला चैप्टर जो है तो अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।